सीएम योगी कोविड को कंट्रोल करने के लिए खुद एक्शन में हैं। यही वजह है कि यूपी में लगातार केस अब कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 15,747 कोरोना केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 15,747 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 26,174 है। यूपी में टीकाकरण तेज करने के लिए भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। टीकों की कमी ना हो, इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। जो टीके देश में स्थित कंपनियों से मिल रहे थे, उनके अतिरिक्त एक ग्लोबल टेंडर किया गया। वो उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की ग्लोबल टेंडर किया है कि ताकि जो विदेश से भी ये वैक्सीन मंगाकर अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी लगाई जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे लोगों को पीएम मोदी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। इस मौके पर हम सब साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वैसे महामारी के इस संकट से निकलने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि हिम्मत नहीं हारना है। इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि देशवासी कोरोना टीका लगवाएं। इस अभियान को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं। अब तक देश भर में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में गंगा समेत कई नदियों में शव मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर अब यूपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों में शवों को प्रवाहित करने को रोकने का आदेश दिया। साथ ही एसडीआरएफ और पीएसी को तैनात कर नदियों की पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया है ताकि शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने शवों का धार्मिक रीति से दाह संस्कार कराने के आदेश दिए। वहीं रायबरेली में गंगा किनारे बसे गांव में हो रही मौतों के बाद सामने आई है तस्वीर। दरअसल गंगा किनारे बसे गांव के लोग शवों को गंगा की रेती में दफना रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि अब तक सैकड़ों शव दफनाए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। जिलाधिकारी लालगंज स्वयं क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष के साथ मौके का निरीक्षण किया है और वहाँ के लोगों से भी जानकारी दी गई जो घाट पर रहते हैं। ऐसी कोई भी सूचना उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है, न ऐसा कोई जानकारी नहीं आ रहा है। कोविड मैनेजमेंट का बनारस मॉडल जमकर तारीफ बटोर रहा है। दूसरी लहर के डरावने आंकड़े आते ही यहां कारगर रणनीति के साथ हर मोर्चे पर लड़ाई एक साथ लड़ी गई। संक्रमण की रफ्तार पर गौर करें तो यूपी में लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 केस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन एक महीने के भीतर ही रफ्तार घटकर औसतन 600 से 700 पर आ गई। बनारस मॉडल चर्चा में आकर तारीफ नहीं बटोर रहा है, बल्कि इसके लिए एक मजबूत रणनीति बनी और हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी गई। आपको याद होगा कि जिस वक्त अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे तो लखनऊ के बाद बनारस दूसरे स्थान पर था, लेकिन आज यानी कि करीब एक महीने बाद वो केस 2800 के औसतन केस से घट के केवल 600-700 केस रह गए हैं। बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इटावा के कोविड अस्पताल में जायजा लिया। इस दौरान वहां कई खामियां मिली, जिससे सांसद भड़क उठे और मेडिकल स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो। सांसद ने ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई सुचारू रखने के निर्देश भी दिए। बीजेपी सांसद ने 24 घंटे के अंदर सभी इंतजाम पुख्ता करने की चेतावनी भी दी। रामशंकर कठेरिया ने ये भी कहा कि अगर लोगों ने अस्पताल के इंतजाम को लेकर उन्हें फोन नहीं किया तो वो मान लेंगे कि कोविड अस्पताल में अब सुधार हो गए हैं। यहाँ पर एक समस्या आ रही थी कि जो वेंटिलेटर है वो काफ़ी समय से वेंटिलेटर के ऑपरेटर न होने के कारण वो चालू हालत में नहीं थे।
लेकिन 2-3 दिन से हम जानते हैं कि जब नए सीएमओ साहब आए, उन्होंने अपने प्रयास से और सब लोग लगे, तो आज की हालत में 14 वेंटिलेटर इस समय चालू हालत में है और जो 2-4 वेंटिलेटर हैं उनको भी तुरंत जो है चालू करने के लिए कहा गया है। कोरोना का लगातार विस्तार होता जा रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर गांव तक पैर पसार चुकी है, जो लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। सरकार भले ही ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने का दावा कर रही हो, लेकिन हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में पिछले कुछ दिनों में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रयागराज के कई गाँव में कोरोना का संक्रमण का विस्तार हो रहा है। लोगों की मौतों से गाँव में दहशत है। अमेठी के ग्रामीण इलाकों में पिछले 4 दिन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत तो कुल टोटल 14 हो चुकी थी अभी 10 से 15 दिन के बीच में, जिनमें 4 लोगों तो कोरोना से पुष्टि हुई है, जो कोरोना से मारे गए, और जो 4-5 लोग कोरोना संक्रमण थे, उनमें बुखार भी था और उनके अंदर सांस की दिक्कत आई। जो लक्षण कोरोना उनके द्वारा उनकी मौत हुई, पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि घर पे इलाज करते रहे। ऐसे ही हालात ग्रेटर नोएडा के दुजना गांव का है, जहां पिछले 10 दिन में करीब 19 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच मेरठ में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 5 मरीज और मिले हैं। इनको मिलाकर अब करीब 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। इन मामलों के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र का कहना है कि दूसरे मरीजों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसका जो इन्फेक्शन इसमें होता है कि जो आँख के नीचे की हड्डियों से इन्फेक्शन शुरू होता है, उसमें तेज़ दर्द होना, फीवर आना और स्वेलिंग होना, ये सब चीज़ें उसके आँखों में रेडनेस आना, लालपन आना, इरिटेशन होना, ये सारे सिम्टम्स ये ब्लैक फंगस के हैं। अब तक जिन मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, उनमें से 4 मरीजों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और 3 का मेडिकल कॉलेज में उपचार हो रहा है। जो नए मरीज मिले हैं, उनमें एक मरीज मेरठ का रहने वाला है, जबकि दूसरा गाजियाबाद का है। कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, जिसकी समय सीमा को सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है, जिससे लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में लखनऊ प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसकी मदद से लोगों को घर बैठे सुविधाएं देने का भरोसा दिया था। इस फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि लोगों की मदद प्रशासन कर रहा है, जरूरी सामान घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। खबर है कि अब दवाओं की होम डिलीवरी चेतक की टीम करेगी, जिससे कम से कम समय में दूर दराज इलाकों में बैठे लोगों को समय से दवाएं मिल सकें। वैसे दावा किया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रशासन की टीम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रही है। इसके लिए बाकायदा रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो मरीजों तक दवाएं पहुंचाने का काम कर रही है। इस मदद से लोगों को काफी सहूलियत हुई है। किसानों का दर्द किसी से छिपा नहीं है। सरकार दावा करती है कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है, उनके हित में सोचा जा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। किसान सम्मान निधि के साथ साथ पीएम मोदी ने उन्नाव के किसान अरविंद निषाद से संवाद भी किया। विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। औरैया में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिधूना समेत कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब के साथ 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आदर्श नगर इलाके में छापेमारी के दौरान कच्ची शराब के धंधे में शामिल कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से शराब बनाने का सामान और भट्टी बरामद की। पुलिस ने साफ किया कि अवैध शराब का कारोबार किसी भी हालत में नहीं चलने दिया जाएगा। निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है लगातार। उसी एक क्रम में आज जनपद के विभिन्न थानों में 21 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही 5,500 लीटर लहर नष्ट किया गया है। 142 क्वार्टर शराब और 138 पाउच शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही 210 लीटर कच्ची शराब भी पकड़ी गई है।
इसके साथ ही 5 भट्टियां नष्ट की गई हैं और एक वैगन आर गाड़ी पकड़ी गई है।